आदमी और लड़की पार्ट 1। उसने दुकान का दरवाज़ा खोला तो घंटी की आवाज़ हुई टन। जब वह भीतर आया और दरवाज़ा मुड़कर देहरी से दोबारा सट गया तो घंटी दोबारा बजी, इस दफ़ा 2 बार टन टन। ये दूसरी आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही। यह चेतावनी थी कि कोई भीतर आया है। दुकान में कोई नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि यदि वह शेल्फ से 2-4 किताबें उठाकर भाग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह उसका भ्रम था। घंटी बजते ही काउंटर के पीछे 2 आँखें उसे अनजाने में ही पकड़ लेती थीं। आँखें जो नीली थीं, गीली भी। ऐनक के पीछे 2 डबडबाए धब्बे उसे निहार रहे थे। कुछ किताबों की अलमारियों के बीच रास्ता टटोलता हुआ काउंटर के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हाल है? उसने पूछा। अधेड़ मैनेजर ने उसकी ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए, जिससे कुछ पता नहीं चला कि वह कैसे मूड में है। सर्दी शुरू हो चली है, उसने कहा। मौसम का ख्याल अचानक उसे मैनेजर की मूछें देखने पर हो आया था, जो इतनी सफ़ेद थी मानो अभी अभी उन पर ताज़ा बर्फ़ गिरी हो। होंगी ही, बूढ़े ने तटस्थ भाव से कहा। अक्टूबर का महीना है, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई। नवंबर से पहले नहीं, चाहे बर्फ़ ही क्यों न गिरने लगे। बूढ़ा बहुत ही महीन भाव से सरकार पर कटाक्ष करता था। मुद्दत पहले वह दुकान का मालिक था, अब नए तंत्र के नीचे सरकार उसकी मालिक थी। उन किताबों की भी जो उसके बाप दादाओं ने पहली लड़ाई के ज़माने में जमा की थी। दुकान वही थी, लेकिन रातों रात कानून की लकीर उसके और बाप दादा की विरासत के बीच एक खाई सी खोल गई थी। काउंटर पर अब भी बैठता था पहले की तरह, लेकिन अब किताबों से उसका रिश्ता कुछ वैसा ही था जैसे कोई बाप जीते जी अपने बच्चों को अनाथालय में देखता है। आप सोचते हैं क्या बर्फ़ गिरेगी? आदमी ने पूछा। बूढ़े ने ऐनक उतारी, मैले रुमाल से शीशे साफ किए, फिर नाक सिनकी। बर्फ़ और मौत घंटी बजाकर नहीं आती। उसे लगा जैसे बूढ़े का इशारा उसकी तरफ है। पिछले दिनों जब कभी वह दुकान की घंटी बजाता था, बूढ़े के चेहरे पर एक बेचैनी सी झुंझलाहट झलक आती थी। सीधे सीधे कुछ नहीं कहता था, पर लगता था जैसे उसे सामने देखकर पिछली ज़िंदगी की सारी शिकायतें खुल जाती थी। पहले लड़ाई और हिटलर, फिर कम्युनिज्म, और अब वह आगे चला आया अलमारियों के बीच। किताबों पर दोपहर की ठंडी म्लान रोशनी गिर रही थी। उसने चारों तरफ टटोलती हुई निगाह डाली, लेकिन वह कहीं दिखाई ना दी। अचानक एक आशंका ने उसे पकड़ लिया। संभव है वह आज दुकान ही नहीं आई। वह ठिठुरने लगा, अपने कोट की जेब में हाथ डाला, तार के कागज़ को छुआ, फिर उसे झटके से बाहर खींच लिया। गरमाई कहीं ना थी, न कोट के अंदर न बाहर। वह अब भी झिझक रहा था, लेकिन दुकान के बीच बूढ़े की आंखों के सामने खड़े रहना असंभव था। वह कुछ आगे बढ़कर एक लंबी शेल्फ की ओट में छिप गया। उसने जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगा। सर्दी का पसीना जो भीतर की देह से नहीं, बाहर की दहशत से टपकता है। वह फटाक से मुड़ गया। ट्रॉली के पहिए चू चू करते हुए शेल्फ की दूसरी तरफ जा रहे थे। पीछे पीछे वह आ रही थी, ट्रॉली के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़े हुए, जैसे वह कोई छोटी सी प्रेम हो जिसमें बच्चे की जगह बहुत सी किताबें बैठी थी। लड़की का सिर ट्रॉली पर झुका था। वह एक एक किताब उठाकर शेल्फ की दराज में रख रही थी। उसकी आंखें शायद बचपन से ही कमज़ोर रही होंगी। वह हर किताब को उठाती, उसे अपनी ऐनक के बहुत पास ले जाती, लेखक का नाम और किताब का टाइटल पढ़ती, फिर डस्टर से उसे झाड़ पोंछकर दूसरी किताबों के सिरहाने टिका देती। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे गुमान भी ना था कि शेल्फ की दूसरी तरफ कोई उसे देख रहा है। वह उसे देख रहा था। छत पर लटकी बत्ती का प्रकाश सीधा उसके चेहरे पर गिर रहा था। वह एक ठिनगे कद की लड़की थी,
लेकिन सेल्फ के पीछे सिर्फ उसका धड़ दिखाई देता था। कमर से ऊपर जो उसकी टांगों से कहीं ज़्यादा वयस्क दिखाई देता था। उसने एक लंबा नीले रंग का एप्रन पहन रखा था, जो दुकान में काम करने वाली लड़कियां पहनती थीं, लेकिन उसके ऊपर वह ज़्यादा नहीं फपता था। शायद इसलिए वह उसमें पूरी ढक जाती थी और तब कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह कितनी छोटी है, कि अभी कुछ दिन पहले उसकी 20वीं वर्षगांठ पर वह उसके लिए फूल लाया था, जो शायद अब भी उसके कमरे में पड़े सूख रहे होंगे। अब वह सरकते हुए उसके बिल्कुल पास चली आई थी, लगभग उसके सामने। सेल्फ की सकरी दराजों के बीच उसका सिर दिखाई दे रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने बाल कसकर बांध रखे थे, भूरे चमकीले बाल जिनके बीच एक हिचकिचाती सी मांग कुछ दूर चलकर उलझी हुई टपों में लोप हो गई थी। इस बार वह अपने को नहीं रोक सका। जब लड़की ने अंतिम किताब सेल्फ पर रखने के लिए हाथ उठाया तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। वहीं सेल्फ के ठंडे लोहे पर लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वह घबरा गया। उसने जल्दी से किताबों को ठेलकर सेल्फ के बीच अपना सिर अड़ा दिया। मैं हूँ, लड़की ने हकबका कर आंखें ऊपर उठाई। वह जैसे जिन हो, किताबों के बीच मुस्कुराता हुआ। तुम? हाँ, कब आए? कुछ देर पहले। तुम डर गई? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया। वह छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलती थी। उसका हाथ अब भी आदमी की हथेली में भिजा था। एप्रन के पीछे छोटा सा बच्चा ऊपर नीचे हो रहा था। वह सचमुच डर गई थी। वह कभी दोपहर के वक्त दुकान में नहीं आता था। कुछ देर के लिए छुट्टी ले सकती हो? अभी? लड़की का हाथ ठंडा सा हो गया उसके हाथ के भीतर। सिर्फ कुछ देर के लिए, उसने कहा। कोई बात हुई है? लड़की की आंखें उस पर फैल गईं। नहीं, ऐसे ही, उसने उड़ते हुए स्वर में कहा। लड़की जिस तरह कभी झूठ नहीं बोलती थी, वह कभी सीधा सच नहीं बोल पाता था। तुम भीतर बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसने अपना हाथ उसकी हथेली से बाहर निकाला, एक क्षण उसकी ओर देखा और फिर वह मुड़ गई, किताबों की शेल्फों के पीछे छिप गई। दुकान के पिछवाड़े एक स्टोर रूम था, जहाँ लोग पुरानी किताबें बेचने आते थे। लड़की वहीं एक स्टूल पर बैठती थी। पीछे एक पर्दा लगा था, जो दुकान के मुख्य अगले भाग को भीतरी हिस्से से अलग कर देता था। पर्दे के पीछे एक छोटा सा केबिन था, जहाँ लड़की लंच टाइम में घड़ी दो घड़ी सुस्ताने आ बैठती थी। वह यहाँ चला आया, कई बार यहाँ आया था। हर बार एक अजीब सा भ्रम पकड़ लेता, मानो यह दुकान नहीं, लड़की के घर का प्राइवेट कमरा हो। वहाँ बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती थी, ना आदमियों का शोर, ना ट्रैफिक का कोलाहल। सिर्फ ट्राम की गड़गड़ाहट जरूर सुनाई देती थी, बहुत गूढ़ और धीमी, जैसे कहीं दूर शहर के किनारे पर बादल कड़क रहा हो। वह बेत की आराम कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में अंधेरा उतना नहीं था जितना रोशनी का अभाव। ना कोई खिड़की, ना रोशनदान, सिर्फ किताबों की बासी बू और दीवार के पीछे चूहों की सरसराहट। एक छोटी सी मेज पर चाय कॉफ़ी का सामान रखा था। पुराने सिलावी बिस्कुट और ब्राउन रोटी की स्लाइसें हमेशा तैयार रहती थी। कभी लड़की को भूख लगती तो वह भीतर से आकर कुछ न कुछ पेट में डाल आती थी। उसने पहली बार लड़की को इसी केबिन में देखा था। वह अपनी कुछ पुरानी किताब बेचने आया था। लड़की काउंटर के पीछे स्टूल पर बैठी डबल रोटी की एक स्लाइस कुतर रही थी। गोद में ब्राउन रंग का अधबुना स्वेटर बड़ा था, जिसकी ऊनी देह में 2 सिलाइयाँ छुपी थी। उसकी आहट सुनकर लड़की हकबका कर उठ खड़ी हुई और तब पहले दिन पहली बार उसने लड़की के चेहरे को देखा था। वह मार्च का दिन रहा होगा और अब अक्टूबर ख़त्म हो रहा था। इन 7 महीनों में वह तकरीबन अपनी सब किताबें बेच चुका था, जिन्हें वह अपने देश नहीं ले जाना चाहता था। पुराने शब्दकोश, टूरिस्ट गाइड्स और वे सब उपन्यास जिन्हें लड़की दुकान के लिए खरीद लेती थी और खाली समय में खुद पढ़ती थी।
उसे यह जानकर काफ़ी हैरानी हुई थी कि वह अंग्रेजी पढ़ लेती थी और थोड़ी बहुत बोल भी लेती थी। दरअसल अंग्रेजी को लेकर ही उनके बीच बोलचाल का सिलसिला शुरू हुआ था। एक दिन जब वह कुछ किताबें बेचने आया, वह कुछ देर तक उन्हें उलट पलट कर देखती रही। फिर अचानक बोली, क्या आपके देश में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा। मैं भी ठीक से नहीं बोल पाता। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, उसने बहुत उदासीन भाव से कहा। फिर उसकी ओर से आंखें मोड़कर किताबों को समेटने लगी। मैं अभी आती हूँ, उसने किताबों का बंडल उठाया और पार्टीशन के पीछे चली गई। वह सोचने लगा, पता नहीं आज कितनी किताबें चुनी जाएंगी। वहाँ कुछ ऐसा ही सिस्टम था। लड़की किताबों को मैनेजर के पास ले जाती, वह उनमें से उन्हें चुन लेता जो खरीदने लायक होती, बाकी वापस लौटा देता। सारा व्यापार जुए के खेल सा होता था। किताबों को चुनने और ठुकराने का कोई ठोस आधार रहा हो, यह उसे कभी समझ में नहीं आया। जब कभी लड़की से वह इसके बारे में पूछताछ करता तो वह अक्सर टाल जाती थी। जब वह बहुत जोर डालता तो वह झुंझला कर कहती, हम वही किताबें पढ़ते हैं जो हमारे लिए ठीक हैं। सौभाग्य की बात कहिए, उस दिन सब किताबें ठीक निकली, तकरीबन सब, सिवाय एक किताब के जो मैनेजर ने वापस भिजवा दी। रेक्विएम फॉर द नन। लड़की ने कुछ कौतूहल से उसकी ओर देखा। क्या यह कोई धार्मिक किताब है? नहीं, उसने कहा, यह एक वेश्या के बारे में है। वह देखना चाहता था उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। धर्म और रंडीबाजी दोनों ही वहाँ वर्जित थे, किंतु लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चीमड़ पेपर बैग को धीरे से काउंटर के नीचे सरका लिया, जिसे छिपाना भी नहीं कहा जा सकता। काउंटर के नीचे वाली दराज उसकी अपनी थी, जिसमें वह दिन का टिफ़िन, रुमाल, तौलिए और घर की चाबियां रखती थी। पता नहीं उसकी कितनी किताबें इस काउंटर के भीतर गायब हो गई थीं। आज आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे, उसने सरसरी निगाह से बिल को देखा, जो खटखट करता हुआ कंप्यूटर मशीन के बाहर निकल आया था। उसका मन हुआ एक बार झांक कर बिल को देखें, फिर वह अपने को रोके रहा। यदि कमरे का चौथाई किराया भी निकल सके तो बाकी पैसे जुटाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। मालूम है कितना है? उसने बिल को मशीन से खींचकर उसके सामने रख दिया। 40 क्राउन। पहले क्षण विश्वास नहीं हो सका। पहले कभी उसे अपनी किताबों के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। लड़की उसकी ओर विजयोल्लास से मुस्कुरा रही थी। इतना कैसे? उसने पूछा। ऐसे ही, लड़की ने कहा। ये अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन? दुकान के भीतर लड़की की भाषा मोहनजोदड़ो की लिपि जैसी होती थी। छिपे मतलब बहुत कुछ और देखो तो कुछ भी नहीं। कभी कभी रात को नींद न आने पर बिस्तर पर पड़े पड़े एक कंगला बाग, कोई लूला लफ्ज़ अंधेरे में चमक जाता, लड़की के साथ चिपका हुआ। अच्छे दिन, बुरे दिन, काफ़ी बुरे दिन। सबसे बुरे दिन वे होते हैं जब लड़की उसकी सब किताबें वापस कर देती, खेद भरी निगाहों से उसकी ओर देखती। आज कुछ भी नहीं, और वह सब किताबों को अपने डफल बैग में ठूस कर बाहर सड़क पर आ जाता। दुकान की लंबी शीशेदार खिड़की पर एक छाया खड़ी हो जाती। वह देखती कि वह जा रहा है। वह सोचता, अगली बार कौन सी किताबें लाऊंगा जो खरीदने लायक होंगी। लड़की सोचती, कैसा आदमी है जो सिर्फ अंग्रेजी किताबों को बेचने आता है। मैनेजर सब कुछ देखता, ऊँघने लगता, सोचता वह किताबों के लिए नहीं, लड़की से मिलने आता है। लेकिन इस उम्र में लड़की भीतर आई। वह अपना लंच का टिफ़िन लेकर आई थी। वह देहरी पर ठिठक गई और उसे देखने लगी। आदमी कुर्सी के सिरहाने सिर टिकाकर आंखें मूंदे बैठा था। उसके चेहरे पर एक महीन सी थकान थी, मानो उसकी नींद का फ़ायदा उठाकर न केवल बीते हुए बरस बल्कि आने वाली उम्र भी उसके चेहरे पर सरक आई हो। लड़की कुछ देर चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। कोई और दिन होता
तो आदमी का इस तरह अचानक दुकान में प्रकट हो जाना उसे अच्छा लगता, लेकिन आज उसे यह अपशगुन सा जान पड़ा। उसे प्रेतों में विश्वास नहीं था, किंतु आज जब उसने आदमी को किताबों की शेल्फ के पीछे देखा, पुराने ओवरकोट के गर्द भरे कॉलर जो काले डैनों से उसकी गर्दन पर उठे थे, तो वह अवाक सी उसे देखती रही थी, जैसे आदमी के वेश में कोई दूसरा आदमी उसे ताक रहा है। दूसरा आदमी? वह धीरे से आगे बढ़ी। उसे सहलाने को मन हुआ, किंतु फिर हाथ रोक लिया। सोने दो, उसने सोचा, अभी काफ़ी समय है, दोपहर के समय कोई ग्राहक नहीं आता। वह अपना टिफ़िन दान खोलने लगी। ब्राउन रोटी की सैंडविच जिसके भीतर सलामी दबी थी, एक छोटी बोतल में योगर्ट, चीज़ के क्यूब, सिरके में भीगा खीरा, यही उसका लंच था जो वह हर रोज़ अपने साथ लाती थी। अगर उसे मालूम होता कि वह भी आ रहा है तो वह उसके लिए भी कुछ ले आती। उसने कितनी बार आदमी से कहा था कि वह उसे घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, दोपहर का खाना वे एक साथ दुकान में खा सकते हैं, लेकिन आदमी हर बार इनकार कर देता था, जैसे दिन की रोशनी में उससे मिलना खतरनाक हो। दिन के समय वह उससे तभी मिलता था जब कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसे टाला ना जा सके। लेकिन आज क्या ज़रूरत है? वह कल रात ही तो उससे मिली थी। वह कॉफ़ी के लिए पानी गर्म करने उठी तो देखा आदमी की आंखें खुली हैं। पता नहीं कितनी देर से वह उसकी हरकतों को देख रहा था। कुछ खाओगे? लड़की ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया, फिर सीधा होकर बैठ गया। आंखें सुर्ख थीं और सेब के बाद भी गालों पर पिछली रात की परछाई बिछी थी। उसने आंखें मली और बालों को पीछे समेट लिया। याद नहीं आया वह सो गया था। सपने की एक चिंदी अब भी डोल रही थी। धीरे धीरे वह गायब हो गई और उसकी जगह लड़की दिखाई देने लगी। लड़की ने अपना एप्रन उतार दिया था। अब वह हरे रंग की स्कर्ट पहने थी जो हमेशा उसके घुटनों तक आकर रुक जाती थी। काली नायलॉन की जुराबों के पीछे उसकी टांगों का भोलापन झांक रहा था। कमर पर काले रंग की पेटी कसी थी, बिल्कुल स्कूली लड़कियों की तरह, जिसके ऊपर भूरे रंग का ढीला ढाला कार्डिगन लटक रहा था। लड़की का चेहरा छिपा सा जान पड़ता था, लेकिन देह हमेशा खुली और उजली दिखाई देती थी। दूसरी लड़कियों से बिल्कुल उल्टी, जिनका चेहरा सार्वजनिक होता जबकि देह बहुत प्राइवेट जान पड़ती है। पानी उबलने लगा था। अचानक भाप का झोंका उठा और लड़की झुक गई। 2 मगों में कॉफ़ी डाली और जब मैं उठाया तो होंठ खुल से गए। पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं। घर से आ रहे हो? आदमी कुछ हिचका। वह घर से आ रहा था, लेकिन सीधे नहीं। उसका हाथ जेब में गया, फिर वहीं ठिठका रहा टेलीग्राम पर। इंस्टीट्यूट गया था, उसने कहा। पूरा कर लिया? लड़की हमेशा यही एक प्रश्न पूछती थी। नहीं, एडवांस मांगने गया था, उसने कहा। कितने पेज करने हैं? आखिरी चैप्टर बचा है, बाकी सब टाइप करना है। क्या वे टाइप भी नहीं करवा सकते? लड़की ने कुछ झुंझला कर कहा। एक ही अंग्रेजी टाइपिस्ट है और वह छुट्टी पर गया है। आदमी धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगा। एक दूसरे की चिंताओं को ढांपने का यही एक तरीका बचा था। वे कहाँ से कहाँ चले जाते थे, लेकिन लड़की की देह स्थिर रहती थी, स्थिर और ठंडी, पैर सबसे ज़्यादा। जब वह उसके कमरे में आती थी तो सबसे पहले अपने पैर आँख के सामने फैला देती थी। उसे काफ़ी हैरानी होती थी कि इतनी कम उम्र में लड़की के हाथ पांव इतने शून्य रहते थे। कितने दिन में देना है? लड़की ने पूछा। 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। क्यों? क्या मैं कर सकती हूँ? तुम? आदमी के चेहरे पर थकी सी मुस्कुराहट चली आई। क्यों नहीं, हर शाम किया करूँगी। लड़की ने हाल ही में टाइप करना सीखा था, अंग्रेजी टाइपराइटर पर। उसके लिए वह एक खेल जैसा था। आदमी जितना भी अनुवाद करता, उसे डिक्टेट करवाता और उसकी उंगलियों के नीचे से फटाफट अंग्रेजी शब्द फिसलते जाते। फिर दोनों बैठकर गलतियां छांटा करते। आदमी का कहना था, इस तरह वह अंग्रेजी और टाइपिंग दोनों एक साथ सीख जाएगी।
लेकिन उसे सीखने की चाह उतनी नहीं थी जितना सुकून सा मिलता था। रात की वही एक घड़ी होती थी जब वह आदमी के पास होती थी। खिड़की के बाहर तारे दिखाई देते, टाइपराइटर के अक्षरों से टिमटिमाते हुए खट खट वह उन्हें दबाती जाती और वे आकाश से उतरकर सफ़ेद फुल स्केप कागज़ पर उतरते जाते। केतली का पानी गुनगुना रहा था। लड़की ने स्विच बंद कर दिया और ऊपर का रोशनदान खोल दिया ताकि इस बार पानी की भाप बाहर जा सके। यह गर्म है। लड़की ने दूसरा कप बनाने के लिए सिर झुकाया तो गले के पिछवाड़े का जूड़ा कंधे की तरफ लुढ़क आया। लड़की की देह पर ऐसी अनेक छोटी छोटी घटनाएं घटती थीं। वह उनसे बेखबर रहती थी। जैसे जब वह कोई पुरानी किताब बेचने आता था तो वह अपने थूक से उंगली गीला करके पन्ने पलटती थी और होंठ हिलाकर पढ़ती थी। ऐसे मौक़ों पर वह उसे बहुत गौर से देखता था। क्या यह वही लड़की है जिसकी देह को वह पिछली रातों छूता रहा था और जो दिन में इतनी अछूती दिखाई देती थी? ऐसे क्षणों में उसे लगता वह कहीं नीचे है, गड्ढे में, एक जानवर की तरह दुबका हुआ, बार बार एक ही इच्छा में मत्ता हुआ कि जब तक लड़की उसकी ओर से बेखबर कॉफ़ी बना रही है वह उछलकर गड्ढे से निकल सकता है। उसकी सफ़ेद और कुंवारी गर्दन को दबोचकर एक छलांग में दुकान से बाहर हो सकता है, पछतावे से, पाप से, सबसे बाहर। लेकिन जब वह आंखें ऊपर उठाती तो उसके सब इरादे भुर जाते। वह टकटकी लगाए उसे देखती रहती। लड़की पता नहीं किस ख्याल में मुस्कुराने लगती। वह बंधा रहता अपने गुस्से और संताप को दिल की दलदल में। वह नीचे झुकाया तिपाई पर जहाँ लड़की का हाथ केतली पर टिका था और ऐसे कहा जैसे अभी अभी कुछ याद आया हो। कल रात टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम? लड़की के हाथ में कॉफ़ी का मग हवा में ठिठक गया। वह बीमार है, आदमी ने कहा, मुझे बुलाया है। उसने तार जेब से बाहर निकाला, लाल कागज़ की मुड़ी हुई दयनीय चिन्नियाँ जिसे लड़की ने देखते ही आंखें मोड़ लीं। क्या बीमारी है? उसने लापरवाही से पूछा। जाकर पता चलेगा, आदमी ने कहा। कब? वह चुप बैठा रहा, मेज पर पड़े तार को देखता रहा। कब जा रहे हो? लड़की ने दोबारा पूछा, किंतु अब उसके स्वर में लापरवाही के बदले एक अजीब सी कोमलता भर आई थी। मैं पत्र की राह देखूंगा, उसने कहा। लेकिन अगर वह सचमुच बीमार है? लड़की ने कहा। सचमुच का मतलब तुम सोचती हो यह बहाना है? मैंने यह नहीं कहा, लड़की ने कहा। अगर वह बीमार है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें बहुत जल्दी है। कैसी जल्दी? मेरे जाने की। लड़की ने विस्मय से उसकी ओर देखा। मैं समझी नहीं, उसने कहा। मुझसे ज़्यादा तुम उसकी फ़िक्र करती हो। ये कटाक्ष था। वह कटाक्ष से भी आगे जाना चाहता था जहाँ क्रूरता शुरू होती है, किंतु वहाँ सिर्फ कमीनापन था और वह रुक गया। आगे कुछ भी ना था, सिर्फ एक गंदली सी थकान और जलन थी। वह रात भर नहीं सोया था। मैं अब चलता हूँ, उसने कहा। नहीं, ठहरो। लड़की ने उसके घुटनों पर अपने हाथ रख दिए। तुमने अभी क्या कहा? मैं बहुत जल्दी में हूँ। लड़की की आंखें चुंधिया गई थीं, जैसे वह उसकी क्रूरता को ठीक से नहीं देख पा रही हो। मैं हंसी कर रहा था। आदमी ने धीरे से अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। लड़की की समूची बाह थरथरा रही थी। अगर मैं कहूँ तुम रुक जाओगे? तुमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। वह जब जब आदमी की परीक्षा लेती, आदमी का चेहरा दूर होने लगता। उसकी जगह अपना पाप दिखाई देने लगता, जो उससे वैसे ही प्रश्न पूछने लगता जिसे वह आदमी से पूछती थी। यह चक्कर था, पाप का चक्कर, जिसका कोई अंत नहीं था। क्या वह अक्सर बीमार रहती है? उसने पूछा। वह कभी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेती थी, सिर्फ वह कहा करती थी मानो इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक वह उसकी पत्नी हो सकती है। उसे खुशी थी। उसने उसे कभी नहीं देखा था। वह दूसरे शहर में थी और उसने वह शहर भी कभी नहीं देखा था।
आदमी चुपचाप लड़की को देखता रहा। लड़की के पीछे खिड़की थी और खिड़की के पीछे छतें जहाँ उगती धूप की सफ़ेद थिंगलियाँ निकल आई थीं। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं।